नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दृष्टि मोटिवेशन चैनल। इस समय है यूपीएससी भवन के पास। आज इंटरव्यू चल रहा है। आज बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, हम उनसे बात कर था। तो चलिए सर से जानते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहा है अभी आईएएस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके सर, आपका नाम और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मेरा नाम अफजल अली है, मैं बिहार से हूँ और मैंने BHU से ज्योग्राफी ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, BHU से आपने ग्रेजुएट, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। बाकी ऑप्शनल और मीडियम क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मीडियम इंग्लिश था। ओके, इंटरव्यू ये आपका पहला था या फिर? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। दूसरा इंटरव्यू था। ओके, तो बात करें अगर इंटरव्यू की, तो कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल और आपसे कैसे सवाल पूछे गए? हाँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। सवाल ज़्यादातर बिहार स्टेट से थे कि बिहार इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड स्टेट है, तो उसको कैसे आप डेवलप स्टेट बनाएंगे। जैसे अगर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाए तो आपके क्या एरिया ऑफ डेवलपमेंट्स होंगे। और बिहार के हिस्ट्री से था, कल्चर से था। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस थे, जैसे साउथ चाइना सी में किस किस कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है चाइना के साथ, और इंडिया के फॉरेन कंट्रीज़ से इंडिया के जो रिलेशंस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। और मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी कई सारे मतलब सवाल थे। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस थे और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। ओके, कोई करेंट से रिलेटेड कोई सवाल या फिर ओपिनियन बेस्ड कोई सवाल? ओपिनियन बेस्ड सवाल थे। बिहार में शराबबंदी का कानून है, उस पर सवाल पूछे हैं सर ने कि आपके सोच में वो क्या सही है या गलत है, उसके क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव हैं, उस पर सवाल था। अच्छा अच्छा। और आपके होम डिस्ट्रिक्ट से भी कई सारे सवाल थे। कोई ऐसे सवाल थे जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा या फिर आपको नहीं आता था वो सवाल? हाँ, ऐसे कुछ सवाल थे जो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला कि सर मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। जैसे सर ने पूछा कि साउथ चाइना सी में 5 देशों के साथ चाइना का विवाद है, सीमा संबंधित विवाद है, तो उनका नाम पूछा, तो मुझे 3 का पता था, 2 नहीं पता था। अच्छा, तो ये था। और भी कुछ सवाल थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, अभी बात करें अगर स्टडीज़ से रिलेटेड, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच था आपका? और इस बार का जो 2023 का प्रीलिम्स था काफ़ी मतलब टफ आप कह सकते हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस इस बार रह गया है जिनका मतलब अच्छी ऐसी तैयारी भी थी, फिर भी उनका नहीं हो पाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल हो गया है, ख़ासकर इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया था। तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज करो और बेसिक्स पे ध्यान दो, NCERTs पे ध्यान दो। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से कुछ सवाल होते हैं डायरेक्ट, और प्रीवियस ईयर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। CSET के लिए खासकर आपने कैसे तैयारी की? CSET के लिए मेरा एरिया फोकस कम्प्रिहेंसन था। कम्प्रिहेंसन जो होता है उसमें उसको मैंने 90% एक्यूरेसी के साथ कन्वर्ट करने का कोशिश किया था कि अगर 27 CSET के क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता हूँ तो क्लोज टू 25-22 सही होने चाहिए। और CSET के लिए कितने प्रैक्टिस सेट आपने लगाए थे प्रीवियस ईयर? 15 लगाए होंगे। 15 ओके। और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक मतलब वैल्यू एडेड आंसर लिखने के लिए किस किस पॉइंट का आपने ध्यान दिया था? मेंस के लिए वही है, प्रीवियस ईयर्स तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में 20 में से कम 12 से 15 ऐसे थीम्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स को देखो, करंट अफेयर्स को एनालाइज करो और उससे इंटीग्रेट करो कि जो स्टैटिक पोर्शन है उससे करंट अफेयर्स किस तरीके से इंटरलिंक होकर सवाल बनते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर्स को देखना और समझना कि अगर कोई सवाल आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। यूपीएससी ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन विद अ रीज़न। सो उस अगर रीज़न को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके सर, नया एक्सपीरियंस का ये एक सवाल रहता है कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से शुरू करें? प्रीलिम्स के साथ साथ या फिर प्रीलिम्स निकालने के बाद क्या करना है? मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है और डेली बेसिस पे करना चाहिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर प्रीलिम्स का 1-2 महीना बाकी है तो मेंस छोड़ सकते हैं, बट इन जनरल आप जिस दिन से इस परीक्षा में लगते हैं उसी दिन से थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे राइटिंग करो, GS का करो। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली हैबिट। ओके, मेंस के बाद जो आपको टाइम मिला था उस टाइम आप इंटरव्यू के लिए क्या मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करते थे? और ये जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए अपने शरीर पे आपने कैसे ध्यान दिया, मतलब कैसे मतलब वो चीज़ें की आपने? आई थिंक जो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होता है वो तो मतलब
15 दिन या 2 महीने में नहीं हो सकता, वो लंबा प्रोसेस है। जो पर्सनालिटी है वो पिछले सालों साल के एफर्ट का आउटपुट होता है। तो ऑन अ लॉन्ग रन आई वुड से कि आप हर दिन अपने पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी स्पीकिंग स्किल पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, करंट अफेयर्स को देखो, स्टैटिक नॉलेज है उसको देखो। लेकिन जो इंटरव्यू के पहले का जो टाइम होता है उसमें आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं मिरर के आपने मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ दिया था मैंने। कितने मॉक इंटरव्यूज़ आपने दिए? इस बार मैंने 4 मॉक इंटरव्यू दिया था। ओके। और बुक लिस्ट बताएंगे आपने क्या क्या बुक्स पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, मतलब आपका रिसोर्स क्या था? देखो जो बुक है ना वो तो बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे यूपीएससी मटेरियल्स तो आ जाएंगे 10-12। हाँ। अब ऐसे बहुत सारे, जैसे लेकिन आपने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहेंगे हमारे एक्सपीरियंस को? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा हो गया, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा हो गया, मॉडर्न के लिए राजीव अहिर हो गया। ये सारे बुक्स के राइटर्स के नाम हैं। इकॉनमी के लिए मैंने मृणाल सर का हैंड आउट यूज़ किया था। और ये तो आपने मोटा मोटा बुक्स बता दिया, जो मेन बुक्स है ना। आजकल मार्केट में क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए, तो उनमें से सही मतलब बुक्स को कैसे उठाए, कैसे मतलब वो बुक लिस्ट बनाया अपना? देखो ऑलमोस्ट सारे बुक अच्छे ही होते हैं, बुक ख़राब नहीं होता। हाँ। अब वो फ़र्क पड़ता है आप उसको यूज़ कैसे करते हो। तो कोई भी एक बुक उठाओ और एक ही किताब पे टिके रहो। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी है, एक रेफरेंस बुक, उसी को फॉलो करना। जैसे कि टॉपर्स कहते हैं कि लिमिटेड रिसर्च रखना चाहिए। लिमिटेड रिसर्च के लिए क्या एक ही सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी है, या फिर उनके उसके लिए अलग अलग रेफरेंस देखना चाहिए? हाँ, स्टैटिक पोर्शन के लिए तो एक ही किताब काफ़ी है। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये सब देख सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप देखो मार्केट में क्या यूपीएससी की क्वेश्चंस की प्रेडिक्टिबिलिटी को थोड़ा समझने के लिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अनुसार अपने प्रिपरेशन को भी बदलना ज़रूरी होता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स को देखो, ट्रेंड को देखो और फिर उसके अनुसार डिसाइड करो। अच्छा, PYQs का कैसा रोल रहता है? PYQs वर्सेस टेस्ट सीरीज कौन सा सही रहता है? PYQs ही सबसे सही होता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितने साल की देखनी चाहिए? मेंस में तो 10 साल के PYQs देखना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 20 साल का देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने करंट अफेयर्स के बताया, तो करंट अफेयर्स में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितने साल के करंट अफेयर्स को देखना चाहिए, और न्यूज़पेपर क्या डे 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना? हाँ, न्यूज़पेपर तो डे 1 से शुरू करना चाहिए। और करंट अफेयर्स मुझे लगता है 1 साल पहले से आप शुरू कर सकते हैं। 1 साल पहले के, जैसे अगर अगले साल 2024 में मई महीने में एग्ज़ाम है तो आप जून 2023 से शुरू करो कि करंट अफेयर्स को उठाओ। अभी 2024 का प्रीलिम्स भी आने वाला है, 4-5 महीने ही बचे हुए हैं। तो जिनका इस टाइम भी सही मतलब तैयारी नहीं हो पाई है, वो सोच रहे होंगे कि 2024 का अटैम्प्ट वो करके गैप करके 2025 में दे दे। तो उन एक्सपीरियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अगर कवर करना चाहे तो कैसे सिलेबस कवर कर सकते हैं इस टाइम भी? देखो मैं तो ये कहूँगा, एग्ज़ाम से भागना नहीं है। एग्ज़ाम एक लड़ाई की तरह है। तो आप मैदान में उतरो और देखो, अगर फेल हो जाओगे तो सीखोगे ही कुछ ना कुछ। जैसे मेरा भी ये 3rd अटैम्प्ट है, तो एग्ज़ाम देने से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने का भी एक अलग एंजाइटी होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम फेस ही नहीं करोगे तो आप उस एंजाइटी को फेस नहीं कर पाओगे। क्या सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले आपको भी ऐसा लगा हुआ कि तैयारी तो नहीं हो पाई है, अटैम्प्ट इस बार दे कि नहीं दे, या फिर उस टाइम आप क्या करते थे? हाँ, ऐसा ख्याल आता है, लेकिन ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था तो वो ख्याल पहले आता था। 1st अटैम्प्ट में आया था, लेकिन अब तो मुझे नहीं आता, क्योंकि इतने साल से लगे हुए हैं तो थोड़ा सा ही मिस होता है। तो पिछले अटैम्प्ट में आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी, क्या गलतियाँ रही होंगी जिसकी वजह से आपको मतलब 3 अटैम्प्ट लग गया? पिछले अटैम्प्ट में तो मेरा प्री नहीं हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2021 में दिया था, मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। तो मेरा मेंस बहुत कमज़ोर था, मेंस में ही मेरे बड़े कम नंबर आए थे। और इंटरव्यू में कितना भी मिल जाए, लेकिन मेंस अगर अच्छा नहीं है तो फाइनल रैंक नहीं मिल पाता है। तो मेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप मेंस में ही मार्जिन क्रिएट करो 100 नंबर का, कट ऑफ से 100 नंबर ज़्यादा लाओ, तो इंटरव्यू में थोड़ा मीडियोकर नंबर भी मिलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल गेट अ रैंक। सर प्लान बी, आजकल प्लान बी के बारे में आपको? हाँ, प्लान बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्लान बी आजकल काफ़ी चर्चित है, क्योंकि आजकल जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक्सपीरियंस में। तो प्लान बी होना चाहिए या नहीं? हाँ, मैं तो कहूँगा प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत कम सीट्स हैं और इतने लाखों लोग लगे हुए हैं, तो हर कोई तो पास नहीं कर सकता है। तो प्लान बी तो होना ही चाहिए। और मेरा भी प्लान बी था, मैं भी दूसरे एग्ज़ाम्स देता हूँ, स्टेट का देता हूँ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CAPF मैंने दिया था, EPFO दिया था।
तो प्लान भी होना चाहिए। एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस भी देता है कि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और तो कुछ ना कुछ हो रहा है। सो दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ओके सर, प्लान भी कोई एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर कोई जॉब वगैरह ये करनी चाहिए? हाँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको जॉब मिलता है तो कर सकते हो। गवर्नमेंट के अदर जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी रख सकते हो। आजकल तो लोग टीचिंग्स भी प्रेफर करते हैं। लाइक यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ लोग कोचिंग से जुड़ जाते हैं और करोल बाग में और जगह पे, तो वो भी एक ऑप्शन अच्छा है, कर सकते हैं। सर आपने कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से किया? हाँ, कोचिंग लिया था मैंने। कोचिंग लिया था। तो क्या बिना कोचिंग के भी जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, जो हज़ारों एक्सपीरियंस हमारे गांव से देखते हैं हमारे चैनल को, क्या वो अगर चाहे तो बिना कोचिंग के भी आईएएस बन सकते हैं? ज़रूर, बिना कोचिंग के भी आईएएस बन सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बनते हैं। मैंने तो कोचिंग किया था, लेकिन बिना कोचिंग के भी आईएएस निकाला जा सकता है। और आज के टाइम में तो इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो देश के किसी भी कोने में बैठ के आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना कोचिंग के भी हो सकता है। सर कहा जा रहा है कि आजकल मतलब यूपीएससी ना टेक्निकल लोगों को ले रहा है ज़्यादा, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, जो सिलेबस है वो तो सबके लिए वही है और सारे रिसोर्सेज सबके लिए सेम है, तो किसी भी बैकग्राउंड से हो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनको। बेनिफिट्स नहीं, मतलब जो बंदा पढ़ने में अच्छा होता है वही इंजीनियरिंग करता है ना, मतलब इन जनरल देयर कैन बी एक्सेप्शंस। तो राइट। तो इसलिए मोर देन 60% जो यूपीएससी निकालते हैं वो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी समान अवसर है और दूसरे बैकग्राउंड के लोग भी कर सकते हैं। मैंने बीए किया है। अच्छा, सर कहाँ से बीए? मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।